चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज का मुद्दा बहुत ही दिलचस्प है, जहां नेशनल सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल, आर्थिक फैसले और राजनीति, ये तीनों आपस में टकरा रहे हैं। राजनीति में जो दिखता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता, कई बार उसकी परतें बहुत गहरी होती हैं। तो बिना वक्त बर्बाद किए सीधे आज के इस विषय पर आते हैं। अब देखिए, ये देखना कितना दिलचस्प है ना कि एक बहुत ही छोटा सा फैसला, यानी प्रधानमंत्री के काफिले को घटाकर सिर्फ 2 गाड़ियों का कर देना, कैसे एक इतनी बड़ी बहस खड़ी कर सकता है। एक तरफ इसे सादगी कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसी बात ने विपक्ष को सरकार के खर्चों पर सवाल उठाने का एक बड़ा मौका दे दिया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आइए इसे डिकोड करते हैं। तो इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती के उस रिएक्शन को देखना होगा जो सत्ताधारी पार्टी के वीआईपी काफिले छोटे करने के फैसले पर आया था। ये कोई आम बयान नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सीधा और तीखा पॉलिटिकल अटैक था। अब इस 12 के आंकड़े पर जरा गौर करें। भारती का लॉजिक बहुत ही सीधा है। उनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए आज सिर्फ 2 गाड़ियों का काफिला काफी है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पिछले 12 सालों से उन बड़े बड़े काफिलों के नाम पर पब्लिक का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। और यहीं से निकल कर आता है उनका सबसे अहम पॉइंट। वो साफ कहते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अगर 10 गाड़ियां चाहिए तो बिल्कुल 10 रहें, लेकिन अगर सच में काम सिर्फ 2 गाड़ियों से चल सकता है, तो फिर पिछले 12 सालों के उस भारी भरकम दिखावे के लिए जनता से माफी मांगी जानी चाहिए। एक तरह से ये जवाबदेही की बहुत बड़ी मांग है। अब ये बहस सिर्फ काफिलों तक सीमित नहीं रहती। यहाँ से ये मुद्दा सीधे आर्थिक और विदेश नीतियों की तरफ मुड़ जाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का ये मुद्दा अचानक से इंटरनेशनल रिस्क टेकिंग से जुड़ जाता है। यहाँ भारतीय एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास सामने रखते हैं। वो सवाल उठाते हैं कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री अपनी खुद की सुरक्षा को लेकर 2 गाड़ियों का रिस्क उठाने को तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को नाराज करने के डर से रूस से सस्ता तेल खरीदने का रिस्क नहीं लिया जा रहा है। देखा जाए तो ये घरेलू राजनीति को सीधे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से जोड़ने वाला एक बड़ा बयान है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद सीधा निशाना साधा जाता है प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर। 150 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। भारतीय इस बात को बहुत जोर देकर उठाते हैं कि इस कार्यकाल के दौरान लगभग 150 देशों की यात्राएं की गई हैं। लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर इन 150 देशों की यात्राओं का देश को हासिल क्या हुआ। इसी बात को लेकर सरकार से एक व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र जारी करने की मांग की गई है। मकसद ये पूछना है कि क्या इन इंटरनेशनल ट्रिप से वाकई देश को कोई ठोस फायदा हुआ, या फिर इसका लाभ केवल कुछ खास उद्योगपति दोस्तों को मिला। ये विदेश नीति की पारदर्शिता पर एक बहुत ही सीधा सवाल है। अब इस पूरी चर्चा का एक और अहम पहलू देखिए, आम जनता और मिडिल क्लास पर पड़ने वाला असर। भारतीय पूरी एक लिस्ट गिनाते हैं कि कैसे आम लोगों पर कई तरह के दबाव डाले गए हैं। जैसे कहा गया कि सोना न खरीदें, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम करें या विदेश यात्राएं लिमिट में करें। और तो और किसानों को बिना प्राकृतिक खेती की सही ट्रेनिंग दिए अचानक से स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बंद करने को कह दिया गया। इससे नीतियों के व्यावहारिक होने पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आर्थिक नीतियों पर सरकार की कथनी और करनी के बीच एक और बड़ा अंतर यहाँ उठाया गया है। एक तरफ तो देश में चीनी उत्पादों के बहिष्कार का जोर शोर से नारा दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत ये है कि भारतीय बाजारों को चीनी सामानों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। ये राष्ट्रवाद के नारों और असली व्यापारिक नीतियों के बीच के गैप को हाईलाइट करता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। अब तक तो आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही थी, लेकिन यहाँ न्यूज एंकर सीधे सोमनाथ भारती और खुद आम आदमी पार्टी के इतिहास पर ही एक तीखा काउंटर क्वेश्चन दाग देते हैं। एंकर याद दिलाते हैं कि आम आदमी पार्टी के शुरुआती दिनों में अरविंद केजरीवाल ने किसी भी तरह की सुरक्षा लेने से साफ इनकार कर दिया था और वो एक साधारण सी नीली वैगन आर में चला करते थे। तो सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ एक राजनीतिक दिखावा था? क्योंकि आज तो खुद आम आदमी पार्टी के नेता वीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं। तो क्या ये स्टैंड में एक बड़ा बदलाव नहीं है? अब देखते हैं कि प्रोटोकॉल बनाम राजनीति के इस कड़े सवाल पर भारती क्या जवाब देते हैं। वो अपने बचाव में इस बहस को राजनीतिक पसंद नापसंद से हटाकर सीधे कानूनी और संवैधानिक नियमों की तरफ ले जाते हैं। उनका तर्क बहुत स्पष्ट है। वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी पहले भी गलत नहीं थी। असल में होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या उपराज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठता है तो उसके साथ कुछ ऐसे सुरक्षा नियम जुड़ जाते हैं जो कानूनन अनिवार्य हैं।
ये थ्रेट परसेप्शन यानी खतरे के आकलन पर तय होता है। इसे कोई भी नेता अपनी मर्जी से ठुकरा नहीं सकता। मतलब साफ है, जब कोई व्यक्ति सत्ता में आता है तो सुरक्षा एजेंसियों का कड़ा प्रोटोकॉल हावी हो जाता है। कुछ चीजें पूरी तरह से व्यक्ति के हाथ से निकल जाती हैं। यहाँ पर्सनल चॉइस या व्यक्तिगत पसंद की कोई जगह ही नहीं बचती। इसलिए भारती के मुताबिक सुरक्षा लेना कोई दिखावा नहीं है, बल्कि उस पद की जिम्मेदारी और मजबूरी बन जाती है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए अंत में एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। राजनेताओं की सुरक्षा, क्या ये सच में एक राजनीतिक दिखावा और वीआईपी कल्चर का हिस्सा है, या फिर ये एक जरूरी संवैधानिक आवश्यकता है जिसे किसी भी हाल में टाला नहीं जा सकता? देश की सुरक्षा के सख्त प्रोटोकॉल्स और जनता के सामने सादगी की छवि पेश करने के बीच एक सही बैलेंस बनाना कभी भी आसान नहीं होता। क्या राजनीति में हर चीज को सिर्फ सही या गलत के चश्मे से देखा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरी व्यवस्था को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।